दायस पर जितने लोग बैठे हैं एक से एक काबिल है और उनको नॉलेज है, लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि फ़ातमी साहब का एक सेमिनार खाली किया जाए एक किताब की शक्ल में। इतनी नॉलेज और इतना बहुत बहुत मुबारक हो फ़ातमी साहब, मगर दूसरों का पता नहीं क्या हाल होता है, मेरी तो जेब खाली हो जाती है। मैं क्या बोलूं इसके आगे। शुरू और रेशमा ने शुरुआत की। बहरहाल प्रोग्राम चलता रहता है। 1-2 मिनट मैं लूँगी, मैं इसलिए वक्त कम कर रही हूँ कि हमारे वहाँ बहुत से कई लोग बोलने वाले हैं। साहिर की जो नज़्म ताज महल है जिस पर उनको पद्मश्री मिला था, तो एक किस्सा ये है कि मैं नाइजेरिया इबादान यूनिवर्सिटी में रशन पढ़ाने के लिए एज ए विज़िटिंग प्रोफेसर गई थी। हम लोग जो इंडिया के त्यौहार होते थे, होली दिवाली, उस पर एक प्रोग्राम अपना करते थे। दिवाली का प्रोग्राम था सब इंडियंस जमा हुए, ध्यान से सुनिएगा, सब इंडियंस जमा हुए। किसी ने कहा मैं क्लासिकल डांस करूंगी, किसी ने कहा मैं गाना गाऊंगा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। सब लोग मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं आता है। कहेंगे ऐसा कुछ नहीं हो सकता, आप लखनऊ से आई हैं, आपको ज़रूर शायरी आती होगी। मैंने कहा शायरी मैं करती हूँ। कहेंगे कुछ पढ़िए। तो मैंने साहिर की वो नज़्म, ताज तेरे लिए मज़हर उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगी से मोहब्बत ही सही, मेरे महबूब कहीं। और उसमें वो जो है, मेरे महबूब उन्हें भी तो मोहब्बत होगी जिनके सन्नाई ने बख्शी है उन्हें शक्ल जमील, उनके प्यारों के मकाबिर रहे बेनाम व नमूद, आज तक उन पे जलाई न किसी ने कंदील। ज़्यादातर उसमें नाइजेरियंस थे, अफ्रीकन्स थे, एम्बेसडर्स थे। किसी की कुछ समझ में नहीं आया, मैंने उसका तर्जुमा उसी वक्त इंग्लिश में कर दिया। तो उस वाइस चांसलर साहब आए मेरे पास, कहेंगे आप कौन सी ज़बान बोल रही थी? मैंने कहा मैं उर्दू बोल रही थी जो लखनऊ की ज़बान है। कहेंगे बड़ी प्यारी ज़बान है, क्या आप हमारे लोगों को सिखा सकती हैं? तो इसका क्रेडिट थोड़ा बहुत मुझे जाता है कि एक ग्रुप उर्दू का बना और मैंने वहाँ उर्दू पढ़ाई लोगों को, जिसमें फॉरेनर्स भी थे, नाइजेरियंस भी थे। सिर्फ एक साहिर की ताज महल की नज़्म सुनने से लोग इतना मुतासिर हुए कि उनको साहिर से मोहब्बत हुई ना हुई हो, ताज से मोहब्बत हुई ना हो, लेकिन उर्दू से मोहब्बत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूँगी, हाँ आइए रंजन सिंह साहब आप आ जाइए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे शकील सिद्दीकी साहब, अली जावेद जी, अली अहमद फ़ातमी साहब, मनीष शुक्ला जी, मेहदी साहब, रेशमा परवीन, नगमा परवीन, और मुझे याद है कि राहुल सांकृत्यायन के 125वें साल पर जब हम विभूति नारायण राय जी पंदहा पहुँचे तो हरमंदर पांडे जी ने जिस तरह से वहाँ पे वो लाइब्रेरी शुरू की और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। आज वो भी यहाँ मौजूद हैं। 100 साल साहिर के हुए हैं और अभी कुछ ही समय पहले 100 साल कैफ़ी के भी हुए और 10 साल पहले फैज़ के भी हुए, मजाज के भी हुए। 1911 फैज़ और मजाज का, 1919 कैफ़ी का और 1921 साहिर का है। इन 10 सालों में जो 4 शायर हमारे सामने हैं, उनकी अपनी पूरी एक परंपरा बनती है और मुझे कहना चाहिए कि शायद वो उसके अगुआ फैज़ हैं। फैज़ बड़े शायर थे और उनकी शताब्दी पे जिस तरह से उनको याद किया गया, मैं चाहता था कि कम से कम उसी तरह साहिर और कैफ़ी को भी याद किया जाता तो अच्छा होता। कैफ़ी साहब के साथ थोड़ा एक कोरोना का समय आया, फिर भी कैफ़ी एकेडमी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया उन पर। लेकिन साहिर साहब को लेकर के जो बातें अभी हुई कि दिक्कत रही और ठीक से शायद उनका मूल्यांकन नहीं हुआ, मैं सहमत हूं कि उनका ठीक से मूल्यांकन नहीं हुआ है। नंबर 1, उनको फिल्मी गानों वाला शायर कह के जो कमतर कर देने की बात है, उससे भी मैं सहमत नहीं हूँ। बहुत लोग गाने लिखने गए थे और फ्लॉप होके लौटे थे। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हिंदी के भी गए थे और नहीं लिख पाए थे। वो एक टैलेंट है, इतना आसान नहीं है। सिर्फ एक किस्से से साहिर की ज़िद में समझा दूँ कि जिस ताजमहल नज़्म की बात हो रही है,
इसी ताजमहल नज़्म को लेकर के 1964 में एक फिल्म आई थी लीडर। नौशाद साहब आपके लखनऊ के थे, संगीत दे रहे थे, और उन्होंने साहिर के मुकाबले शकील बदायूनी से उसमें एक गीत लिखवाया और ये डलवाया कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। नाराज हुए थे साहिर इस पे, और उसी साल की एक फिल्म में फिर ताजमहल को डलवाया था, और नौशाद से भी नाराज हुए थे इस बात से। और वो कभी भी मेड टू ऑर्डर नहीं लिखते थे कि आपने कहा और उस हिसाब से मैं लिखूंगा, ऐसा नहीं था। और जो उनकी आत्मकथा है उसको पढ़िए, नगमा परवीन ने ज़रूर पढ़ा होगा। उसमें उन्होंने लिखा है कि नौशाद से मेरी नाराज़गी थी, वो अक्सर गीतकारों के जो मेहनताने हैं वो भी कम करा देते थे, संगीतकार का ज़्यादा करते थे, और वो चाहते थे कि चेंज करे शायर उनके हिसाब से, म्यूज़िक के हिसाब से, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो एक तो ये लखनऊ से एक संगीतकार से उनका मामला थोड़ा टेढ़ा सा था, हालांकि वो लखनऊ आए थे। आप जानते हैं जब हाजरा से मोहब्बत का मामला था तो हसन साहब के घर आए थे वो। अलग बात है कि फिर उसी ताजमहल नज़्म का एक शब्द मकाबिर, जिसके उच्चारण को लेकर के स्टेज पे दिक्कत हुई और जोश मलिहाबादी ने उन पे फिक्रा कसा, और फिर वो नाराज़ भी हुए, और कुछ ऐसा मामला बना कि वो जो बोलचाल बंद हुई तो दूसरा विभाजन हुआ और उनका परिवार लखनऊ से पाकिस्तान चला गया। खैर उनकी शादी वहाँ हुई और उनके शौहर बाद में डॉन अखबार के संपादक बने। तो बड़े किस्से हैं, अगर उन किस्सों पे जाएंगे तो बड़े किस्से हैं, लेकिन मैं चूँकि ये सेमिनार है तो मैं थोड़ा सा सेमिनार में अकादमिक रूप से संजीदगी के साथ बात करना चाहूँगा, और ये पूरे दावे के साथ कहना चाहूँगा। मैं हिंदी का आदमी हूँ, थोड़ा बहुत उर्दू वालों से जुड़ा हूँ, और उसके नाते मैं ये दावे से कहना चाहूँगा कि उर्दू के उस दौर के शायरों में हिंदी से जितना साहिर जुड़ते हैं कोई नहीं जुड़ता है। ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये बात रामधारी सिंह दिनकर ने कही कि आपको तो हिंदी में होना चाहिए था, हिंदी में लिखना चाहिए था। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के बड़े पोएट थे, और जो दाय है, जो परंपरा है हिंदी और उर्दू की, उसको अगर देख के चलना है, उस परंपरा को लेके चलना है, तो आप साहिर के पास चलिए। और मैं कुछ उदाहरणों से आपको बता भी दूंगा कि साहिर किस तरह से बहुत करीबी भाव से जुड़ते हैं। जो बात आई कि तरक्की पसंद शायरी और तमाम संदर्भ जो आए, वो आप जानते हैं कि जो उनकी पहली किताब है तलखियाँ, मेरे गीत, उनका एक जो संदर्भ है मेरे गीत नज़्म का, वो लिखते हैं कि तो दिल ताबे निशानी, मतलब जो शुरुआत है उनकी, मेरे सरकश तरानों की हकीकत है तो इतनी है कि जब मैं देखता हूँ भूख के मारे किसानों को, गरीबों, मुफलिसों को, बेबसों को, बेसहारा लोगों को, तो उधर नज़र लौट जाती। कैसे वो फैज़ से जुड़ते हैं। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, जो फैज़ ने लिखा था, वो उस परंपरा को कैसे लेते हैं। सोचता हूँ जैसी नज़्म, सोचता हूँ कि मोहब्बत पे कड़ी शर्तें हैं, इस तमद्दुन में मसरत पे बड़ी शर्तें हैं। तो बड़ी शर्तें हैं जिस संस्कृति में प्यार पे, उससे उनकी बगावत। इसलिए साहिर मोहब्बत और इनकलाब दोनों के शायर हैं। और जो चे गुवेरा की बात है कि जो मोहब्बत करता है वो अपने आप में बगावत करता है, तो ये बगावती बात है। हमने साहिर को जिस तरह से जाना, लोगों ने फिल्मी दुनिया के माध्यम से जाना था, मैंने भी जाना था, लेकिन दूसरी बार मैंने साहिर को अमृता प्रीतम के रसीदी टिकट से जाना। और रसीदी टिकट में ही आओ ये ख्वाब बुने, जिसको अली अहमद फातमी जी कह रहे थे, जब उसका आवरण बनाने के लिए दे करके गए उनके घर में, तो इमरोज ने यही कमेंट किया था कि साला ज़िंदगी भर ख्वाब ही बुनता रह गया, किसी का ख्वाब नहीं बन सका। ये टिप्पणी है, और उसमें रसीदी टिकट में लिखा है अमृता प्रीतम ने। और वो एक उनकी ज़िंदगी की अपनी परेशानी थी जो रही होगी, वो कैसे रही
दोनों का क्या प्यार रहा, कैसे वो हथेलियों पे साहिर का नाम लिख के चलती थीं, कैसे उनके पी के बुझाए गए सिगरेट के टुकड़े उठा करके एस्ट्रे से लगा के पीती थीं, या रसिया का मामला, या फिर ये कल्पना का जादू, एक उसमें चैप्टर है कि कैसे वो चाहती थी कि बेटा साहिर जैसा हो और बाद में साहिर की ही शक्ल सूरत पाया उनका बेटा। तो ये तमाम बातें हमने अमृता प्रीतम के रसीदी टिकट से पाई थी। लेकिन पूंजीवाद का जो विरोध है, वो पूंजीवाद का विरोध साहिर उसी अपनी तलखियां में करते हैं। आप उसमें बेतरतीबी पा सकते हैं, और तलखियां ऐसे भी बहुत तरतीब से नहीं निकलती। जब तल्ख होता है आदमी तो यही कहता है कि जी में आता है कि मुर्दा चांद तारे नोच लूँ, इस किनारे नोच लूँ और उस किनारे नोच लूँ, यही सोए हैं मजाज साहब बगल में ही। तो ये तलखियां उसी तरह से अलग अलग हिस्सों में चलती हैं, और वो कहते हैं कि अपनी मायूस उमंगों का फसाना न सुना, मेरी नाकाम मोहब्बत की कहानी मत छेड़। वो लिखा है उन्होंने। जिस नज़्म की बात हो रही थी ताजमहल की, ऐसा नहीं है कि ताजमहल के बारे में अगर उन्होंने लिखा कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, तो उनको कब्र से कोई, नूरजहां पे बहुत अच्छी नज़्म है उनकी, नूरजहां के मज़ार पर बहुत अच्छी नज़्म है जो स्त्री विमर्श को लेकर के बहुत कायदे से पढ़ी जानी चाहिए। लेकिन ताजमहल का जो दाय है वो हमारे यहाँ एक कविता सुमित्रा नंदन पंत ने लिखी थी अक्टूबर 1935 में। और अक्टूबर 1935 में सुमित्रा नंदन पंत लिख रहे थे कि हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जो ताजमहल के खिलाफ था। मानव ऐसी भी विरक्ति का जीवन के प्रति, प्रेम अर्चना यही करें हम मरण को वर्ण। आगे लिखते हैं कि आत्मा का अपमान प्रेम और छाया से रति, स्थापित कर कंकाल भरे जीवन का प्रांगण। शव को दें हम रूप रंग आदर मानव का, मानव को हम कुत्सित चित्र बना दें शव का। ये पंत लिख रहे थे 1935 में। और उसके बाद साहिर लिख रहे हैं कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। अब देखिए कि हिंदी से कितना जुड़ते हैं साहिर। साम्यवाद के पक्ष में एकदम स्पष्ट तौर से खड़े हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वो तो लड़ाके आदमी थे, चुनाव चल रहा था बंबई में और कांग्रेस के कुछ गुंडे बदमाशी कर रहे थे, और जो वामपंथी खेमा था उसमें कैफी के साथ, कैफी एकेडमी की बात, उन्होंने कैफी दोस्त थे उनके, लिखा है उन्होंने कि कैफी के साथ साहिर उधर खड़े हो गए और दिन भर नारे लगाते रहे और साथ में जड़े रहे। तो ये एक जिंदगी में था उनके, इसीलिए शायद उन्होंने लिखा था कि चौक चौक पर गली गली में सुर्ख फरेरे लहराते हैं, मजलूमों के बागी लश्कर सैल सिफत उमड़े आते हैं। तो ये लिख रहे थे। आप जिस नारे की बात करते हैं सपनों का, ये तो अवतार सिंह पाश भी लिख रहे थे कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। तो सपनों को जिंदा रखने का शायर का नाम है साहिर। तो फिर कैसे एक कवि हमारे यहां भवानी प्रसाद मिश्र हुए। भवानी प्रसाद मिश्र का कविता संग्रह है गीत फरोश, और उसमें वो गीत लिखते हैं कि जी हां हुजूर मैं गीत बेचता हूं। भवानी प्रसाद मिश्र ने कहां से लिया होगा? उसके लिए अगर फनकार नज्म पढ़िए साहिर की, तो साहिर लिखते हैं मैंने जो गीत तेरे प्यार की खातिर लिखे, आज उन गीतों को बाजार में ले आया हूं। तो कितना जुड़ते हैं। मैं बार बार दोहराना चाहता हूं कि हिंदी और उर्दू से इतना जुड़ने वाला शायर, हिंदी और उर्दू दो बहनों का इतना प्यारा भाई, तब जबकि आज हिंदी और उर्दू दोनों के बीच में से उर्दू को गायब किया जा रहा है। इसी शहर में एक विश्वविद्यालय के लोगों से उर्दू को हटा दिया गया। कितनी तौहीन की बात, शर्मनाक है। और इतना बड़ा शायर जो हिंदी में भी उतना ही अच्छा है जितना उर्दू में है। आप कभी कभी नज्म की बात करते हैं। 1949 में अज्ञेय ने दूसरा सप्तक का संकलन किया था, शकील सिद्दीकी साहब जानते हैं। 1951 में प्रकाशित हुआ। उसमें दूसरा सप्तक में जो गीत है गुनाह का गीत भाग 2 धर्मवीर भारती का, उसको पढ़िए, फिर कभी कभी नज्म पढ़िए, लगता है कि एक ही जगह पर बैठ करके लिखी जा रही है।
अगर साहिर लिख रहे थे कि पुकारती मुझे जब तलखियां जमाने की, तेरे लबों से हलावत के घूंट पी लेता, तो धर्मवीर भारती लिख रहे थे किसी के होंठ पर बूंदूं अगर अंगूर की परतें, प्रणय में निभ नहीं पाती कभी इस तौर की शर्तें। अगर साहिर लिख रहे थे हयात चीखती फिरती बरहना सर और मैं घनेरी जुल्फों के साये में छुप के जी लेता, तो धर्मवीर भारती लिख रहे थे किसी की गोद में सिर धर घटा घनघोर बिखरा कर अगर विश्वास सो जाए। पंक्तियां मिलती हैं, अनुवाद जैसा लगता है। तो मैं तो नगमा परवीन ने शोध किया है, मैं तो चाहूंगा कि कभी साहिर की शायरी को लेकर के हिंदी और उर्दू का तुलनात्मक अध्ययन, इस विषय पर शोध होना चाहिए। ये प्रेमचंद ने कहा था, 1936 में गोदान लिखा गया, 1936 में उनका प्रसिद्ध लेख आया महाजनी सभ्यता। जिस महाजनी सभ्यता को 1936 में प्रेमचंद कह रहे थे, उसको कल और आज एक नज्म है साहिर की, आप पढ़िए क्या लिखते हैं साहिर। फसलें काट के मेहनत कश गल्ले के ढेर लगाएंगे, जागीरों के मालिक आकर सब पूंजी ले जाएंगे, बूढ़ी दहकानों के घर बनिए की कुर्की आएगी और कर्जे के सूद में कोई गोरी बेची जाएगी। ये साहिर लिख रहे थे। आप गोदान की ऋण की समस्या आप देखिए कि खुद होरी रूपा को बेचता है एक तरह से पैसों के कारण, और यहां पे साहिर लिख रहे हैं कर्जे के सूद में कोई गोरी बेची जाएगी। कितना जुड़ाव है। प्रेमचंद ने लिखा था, कभी कहा था कि अब हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा, और साहिर क्या लिख रहे थे, आज से मेरे फन का मकसद जंजीरें पिघलाना है, आज से मैं शबनम के बदले अंगारे बरसाऊंगा। यह हुस्न का मेयार बदलना है, यह साहिर काम कर रहे थे। और जिस साहिर को फिल्मी गानों का शायर कह के छोड़ दिया जाता है, उसमें कितना दर्शन है। इसी लखनऊ के उपन्यासकार थे भगवती चरण वर्मा, चित्रलेखा उनका प्रसिद्ध उपन्यास। कुमारगिरी और बीजगुप्त के बीच में उलझी हुई चित्रलेखा के लिए जितना अच्छा गीत साहिर ने लिखा है, किसी ने नहीं लिखा है। हेरी सखी कैसे गाती है वो कि मेरा मन उलझे तन डोले, ये साहिर का गीत है। सखी रे मेरा मन उलझे तन डोले। अब इस अंतर्द्वंद को आप जरा गीत में पिरोइए, जो चित्रलेखा का अंतर्द्वंद है कुमारगिरी और बीजगुप्त को लेकर के। आप अगर नॉवेल पढ़ेंगे, इस गीत को पढ़ेंगे, तो समझ में आएगा कि इस दर्शन से जुड़ रहे हैं साहिर। उसी में जो हिंदी गजल उन्होंने लिखी, संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे, उसमें उन्होंने लिखा कि ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पे धर्म की मुहरें हैं, हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे। अब इन पंक्तियों को पढ़िए, फिर सरहपा का दर्शन पढ़िए कि देह जैसा तीर्थ मैंने देखा न सुना। ये सरहपा ने कहा, हिंदी के पहले कवि, आदि सिद्ध। उसके बाद आप चारवाक को पढ़िए और भौतिकतावादी दर्शन के मूल में जब जाएंगे, बृहस्पति तक जाएंगे, तब आपको पकड़ में आएगी ये साहिर की लिखी हुई शायरी। इतनी आसान नहीं है खारिज कर देना कि फिल्मी गाना है। पढ़िए ना, कायदे से पढ़िए, समझ में आएगा जी। साहिर ने लिखा, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, निर्गुण है। साहिर ने लिखा, वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। मलिक मोहम्मद जायसी का महाकाव्य है पद्मावत। उस पद्मावत में मानसरोदक खंड है, और मानसरोदक खंड में जायसी लिखते हैं, ए रानी मन देख विचारुई, यही नैहर रहना दिनचारी। जब लग है पियाकर राजू, खेल लेहु जो खेलहु आजू। कहाँ रहना है, नैहर में। अब पुण्य गौनब कहाँ, सासुर। और साहिर लिखते हैं, वो दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। वो रूपक देखिए कहाँ से जुड़ता है, सीधे हमारे सबसे बड़े सूफी कवि से जुड़ता है। तो वहां तक जाना पड़ेगा, इसको इतना आसान नहीं कर सकते।
राधा को लेकर के, कृष्ण को लेकर के लिखा। कासे कहूं मन की बात, बैरी बलमुआ दुखिया कर गए, सुख तो ले गए साथ। आप याद करिए अक्रूर जी जब कृष्ण को लेकर के चले जाते हैं तब गोपियां क्या कहती हैं, मधुबन तुमकत रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाढ़े क्यों न जरे, क्योंकि सुख तो कृष्ण लेके चले गए। कौन कहां से जुड़ रहा है, उस मध्यकाल की कृष्ण मार्गी परंपरा से साहिर जोड़ रहे हैं अपने को। इतना समझ भरा, इतना अपनी परंपरा को समझने वाला शायर कहां से मिलेगा। लिखते हैं साजन बिन नींद न आवे, एक गीत लिखते हैं और उसमें क्या लिखते हैं, तन को फूके मन की आग, मन को फूके विरह की राग, अपने अपने सबके भाग कैसे कहूं मैं। ये जो फूकने का संदर्भ है, जलाने का संदर्भ है, फिर जायसी को पढ़िए आप, उनका नागमती वियोग खंड पढ़िए, जहां वो लिखते हैं कि प्यू से कहूं संदेशड़ा, हे भौरा हे काग। ताजन वो जो बिरही है, जिस आग में जल के मरी, उसी के धुआं की वजह से हम काले हो गए, और वही बिरह की आग यहां भी जला रही है जो साहिर लिख रहे हैं, तन को फूके मन की आग, मन को फूके बिरह की राग। तो ये तमाम गीत हैं, और गीतों के भी उदाहरण दिए जा सकते हैं। स्त्रियों की स्थिति पे जो उन्होंने लिखे गीत हैं, सीता भी जहाँ सुख पा न सकी, या औरत ने जन्म दिया मर्दों का, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। लोक मान्यता को लेके गीत लिखे उन्होंने। हमारी मुंडेर पे बोले कागा सखी रे, बिछड़े बालम घर आएंगे। और हमारे कहा करते हैं कि उचरत कौआ केहू आवत बा। तो अब ये जो लोक की परंपरा है उसको लेकर के साहिर चलते हैं, उससे जुड़ते हैं आप। अच्छा, तर्क को लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं। मुझे लगता है कि तर्क करता हुआ, प्यासा का एक गाना है, मुझे नहीं लगता कि जवाब सवाल की शैली में इससे अच्छा कोई गीत लिखा गया है। कुछ तो कारण रहा होगा कि नरगिस दत्त ने पूरा पत्र ही लिख दिया था प्यासा के गानों को सुन करके साहिर को। आप लोग बहुत सुने हो गाना, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो, हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दें तो। उसी में दो लाइनें हैं, समझिए इसको। अब वहां पे नायक कहता है कि हम आपको ख्वाबों में ला ला के सताएंगे, हम आपको ख्वाबों में ला ला के सताएंगे। और साहिर नायिका से क्या कहलवाते हैं कि हम आपकी आंखों से नींदें ही उड़ा दें तो। अब नींद ही उड़ जाएगी तो ख्वाब कहां आएगा, जब ख्वाब नहीं आएगा तो आप सताओगे कैसे। ऐसे तर्क करते हुए गीत, आप सिर्फ इनको फिल्मी गीत कह के अगर उड़ा देंगे तो ये उनके गीतकार के फन का बहुत बड़ा अपमान होगा। इसीलिए शायद उन्होंने लिखा था कि दुनिया की निगाहों में भला क्या है बुरा क्या, ये बोझ अगर दिल से उतर जाए तो अच्छा। ये जो दुनिया सोचती है, अगर इसको भी आपको समझना है तो आपको मनोविश्लेषणवादी दर्शन तक जाना होगा। आपको सिगमंड फ्रायड, कार्ल गुस्ताव जुंग और एडलर को पढ़ना होगा, तब जाके समझेंगे कि साहिर के इस गीत का, ये जो बड़ा आसान सा लगता है कि ये जुल्फ़ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, इस रात की तकदीर संवर जाए तो अच्छा, इसमें इस बात को समझने के लिए कि दुनिया की निगाहों में भला क्या है बुरा क्या, ये बोझ अगर दिल से उतर जाए तो अच्छा, वहाँ तक आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं तो कोई बात नहीं है, सब रह जाता है, हाँ बाद में पढ़ लेंगे। हाँ, और वो गीतों में भी लाल निशान को नहीं भूलते शकील साहब, इस पर भी गीत लिखा है। हाँ, कि धरती माँ का मान हमारा प्यारा लाल निशान, नवयुग की मुस्कान हमारा प्यारा लाल निशान, इस पर भी लिखा है। तो हाँ, लेकिन उसमें शायरी में लिखा है ज़्यादा, फिल्मों में उसकी ज़रूरत कम थी, शायरी में ज़्यादा थी, तो शायरी में लिखा है। खैर, समय का बहुत दबाव है और ये घड़ी यहाँ से हटा दी गई है, घड़ी लगवा दीजिए मेहदी साहब, उससे पता लगता रहेगा। आप सब लोग, इसके बाद मैं आखिरी बात कह दूं कि शादियों का मौसम आएगा। जैसे कुछ लोगों की कविताएं राष्ट्रगान बन जाती हैं, जैसे राजेश जोशी की कविता मारे जाएंगे आजकल राष्ट्रगान बनी हुई है,
वैसे ही शादी के मौके पे साहिर का ही गीत राष्ट्रगान है, यह देश वीर जवानों का अलबेलों का मस्ताना।